Hello everyone, very good morning. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, आप लोगों का एग्ज़ाम, जो बच्चे हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस लिए हैं उनका एग्ज़ाम जो है 12 मार्च को होना निर्धारित हुआ है। पेपर का नाम है आप लोगों का फंडामेंटल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आप लोगों का क्या पेपर का नाम है स्टूडेंट। और ये जो है हमने आज के मॉडल पेपर में जो है आप लोगों का जो ये न्यू मॉडल पेपर 1 है, इससे पहले जो है आप लोगों का हमने 2 मॉडल पेपर बनाया ज़रूर, लेकिन उसमें जो है पेपर का नाम थोड़ा सा गलत हो गया है। उसमें एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर में चलता है, लेकिन बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ क्वेश्चन बीए थर्ड सेमेस्टर का कुछ क्वेश्चन आप लोगों का बीए फर्स्ट सेमेस्टर से को रिलेट करता है। तो उसमें जैसे हमने गर्भकालीन विषाक्तता पढ़ाया है, तो ये आप लोगों का मतलब आ सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में भी। गर्भकालीन विषाक्तता या गर्भावस्था से संबंधित जो भी टॉपिक है वो आप लोगों का क्या फर्स्ट सेमेस्टर में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है आज का जो मॉडल पेपर है, ये हमने आप लोगों का 2025 का क्वेश्चन इसमें आप लोगों का हम सॉल्व कराएं। 2025 के चारों लॉन्ग क्वेश्चन और प्लस 24 के 2 लॉन्ग क्वेश्चन को जो हमने आज के मॉडल पेपर में लिया है। तो आप लोग जो है आज का मॉडल पेपर बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, और गर्भकालीन विषाक्तता जो इसके पहले हम पढ़ाए हैं उसको भी आप लोग एक बार देख कर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आया था, भोज्य समूह का वर्णन कीजिए, या भोज्य समूह फूड ग्रुप्स क्या होते हैं उसको बताइए। तो देखिए जो आईसीएमआर के अनुसार जो भोज्य समूह है वो उसके 5 ग्रुप है। तो पहला ग्रुप यहाँ पे क्या है, देखिए हमने यहाँ पर बुक का कटिंग लिया, क्योंकि इसमें जो है ऐसे यहाँ पर पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए इसको हमने यहाँ पे इस तरह से ले लिया है। तो देखिए पहला जो है फूड समूह क्या है आपका, तो पहला भोज्य समूह में हम क्या क्या चीज़ों को लेते हैं, तो अनाज एवं अन्य पदार्थ जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा, रागी आदि। और इसमें क्या कौन कौन से पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, तो आपके कार्बोज है, प्रोटीन है, अदृश्य वसा होती, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, रेसे, रफेज और लौह तत्व, ये सब क्या होते हैं प्रथम ग्रुप समूह में आते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा ग्रुप समूह में क्या है, दूसरा में सभी प्रकार की दालें जैसे मसूर, चना, मूंग, अरहर, मटर, राजमा, सोयाबीन, उड़द, सभी फलियां आदि आती हैं। इससे हमको क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है, कार्बोज मिलता है, अदृश्य वसा मिलती, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व आदि। तीसरा फूड ग्रुप क्या है आपका, तो दूध एवं दूध से बने पदार्थ होते हैं। इसमें क्या है, दही है, छाछ है, पनीर है, खोआ है। इससे हमको क्या मिलता है, तो विटामिन मिलेगा, प्रोटीन है, वसा है, कैल्शियम में विटामिन B12, विटामिन B1 आदि। और इसी तीसरे फूड ग्रुप को ही मांस समूह में भी बांटा गया। दूध से बने पदार्थ और मांस समूह जो होते हैं वो क्या है हमारे फूड ग्रुप पे कौन से भाग में आते हैं, तो तीसरे समूह। तो इसमें मांस में क्या हो जाएगा आपका, यकृत है, मांस है, मछली है, बकरी का मांस, अंडा, मुर्गी का मांस इत्यादि। इनसे हमको क्या मिलेगा, तो प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन B2 मिलता है और खनिज लवण मिलते हैं। चौथा फूड जो है भोज्य समूह क्या है, फल एवं सब्जियां। जैसे भी स्टूडेंट लिखा है ऐसे ही आप लोग 3 कॉलम बनाइएगा। पहले में मैंने भोज्य समूह, दूसरे में आप जो है उनका नाम, और तीसरे में उपस्थित तत्वों को बताइएगा। ठीक है, देखिए फल क्या है, फल में क्या है, आम है, अमरूद है, केला, पपीता, सेब, लीची, संतरा, नींबू, अंगूर, अनानास आदि। इससे क्या मिलेगा आपको, तो कैरोटीन मिलेगा, विटामिन A और C मिलेगा, रेसे मिलेंगे, रेसे को ही हम रफेज या खनिज लवण कहते हैं। दूसरा क्या, हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, पालक है और मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, चना का साग है, सरसों का साग, पुदीना, हरा धनिया, सहजन की पत्तियां। इसमें क्या मिलेगा, इनको खाने से हमको तो लोहा मिलता है, कैल्शियम मिलेगा, रेसा मिलेगा, फॉलिक एसिड और विटामिन B2। और अन्य सब्जियां जैसे भोज्य समूह चौथे को जो है हम 3 भागों में बांटे हैं। देखिए फल और सब्जियां में पहला फल हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां, और उसके अलावा तीसरा क्या, अन्य सब्जियां। तो अन्य सब्जियां में क्या क्या है, आलू हो गया, प्याज हो गया, बैगन हो गया, गाजर है, भिंडी है, लौकी है, करेला, कटहल, टमाटर, गोभी और सेम, मूली आदि। इससे हमको क्या प्राप्त होगा, तो इससे हमको कैरोटीन है, फॉलिक एसिड है, अम्ल है, कैल्शियम, सेलुलोज और विटामिन C आदि
नाड़ी की क्या होगी, हमको प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 4 हो गए। अब 5वें समूह की हम बात करते हैं। 5वां समूह हमारा क्या होता है, वसा और शक्कर वसा। तो इस वसा और शक्कर वसा में क्या है, घी है, तेल है, मक्खन और तेल युक्त। और वसा इसको मिलेगा क्या हमको, वसा खाने से तो वसा मिलता है, ठीक है। आवश्यक वसी अम्ल मिलेगा। अल्प अल्पत्य मात्रा में क्या होता है, खनिज लवण मिलता है। और 5वें समूह में भी शक्कर भी आता है, शक्कर है, गुड़ है, गन्ने का रस है आदि। और इससे क्या मिलेगा हमको, कार्बोज मिलेगा। तो ये आप लोग 5 भोज्य समूह याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ICMR के अनुसार 5 भोज्य समूह को क्या है, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, रक्षात्मक फल व सब्जियाँ होती हैं, द्वितीय रक्षात्मक फल व सब्जियाँ होंगी, तीसरा क्या हो जाएगा, अनाज व मिलेट्स हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, वसा व शक्कर। तो देखिए अब हमने ये यहाँ पर ये 5 का नाम भी लिख दिया और इन 5 को जो है बारी बारी से देखिए यहाँ पर समझाए भी हैं। जैसे प्रोटीन, पहला जो है अनाज आएगा तो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीज़ मिलेगा। फिर दूसरा आपका क्या है, रक्षात्मक फल व सब्जियों में देखिए इसको हमने जो है ये आपका फल और सब्जियों में बांटा है। तो इस तरह से आप जो है फूड समूह को आप यहाँ पर बनाकर अपना जो है आगे जो है कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोग भोज्य समूह को इस तरह से आप लोग बांट के अपना कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भोजन पकाने की विधियां बताइए। तो देखिए भोजन पकाने की विधियां क्या क्या होती हैं। तो पहली विधि जो है, जल के द्वारा भोजन पकाया जाता है। जल के द्वारा भोजन पकाने में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, तो उबालना होता है, खदकना होता है, धीमी आँच में पकाना, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्यू करना भी बोलते हैं, और कम तरल पदार्थ में पकाना। तो ये चारों जो विधियाँ होती हैं वो क्या है, आपके वाटर से संबंधित, यानी जल का हम यूज करके पकाते हैं। दूसरी विधि हमारी क्या है, दूसरी विधि है भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाने में क्या होता है, भाप द्वारा पकाना जिसको हम स्टीमिंग बोलते हैं। और दूसरा क्या, प्रेशर कुकर द्वारा पकाना। जैसे कि प्रेशर कुकर में हम क्या, दाल चावल ये सब बनाते हैं ना, तो प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में भी क्या है, भाप द्वारा वो चीज़ें बन रही है। फिर क्या, तीसरा विधि क्या है, वायु द्वारा या शुष्क ताप विधि। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, भुनना होता है, ग्रिलिंग होती है, टोस्टिंग होती है, तंदूर में पकाना, और धातु के बर्तन में भूनना। धातु के बर्तन में क्या करते हैं, हम भूनते हैं। ये सब क्या है, ये आपकी जो है वायु से संबंधित जो है भोजन की विधियां हैं। अब आइए चौथा विधि हम देखते हैं, वसा द्वारा पकाना। वसा द्वारा कैसे हम पकाते हैं, तो गहरा तलने की विधि, यानी डीप फ्राई हम करते हैं, जैसे पूड़ी हुआ, कचौड़ी हुआ, तो ये सब क्या, सब आपका डीप फ्राई। उथला तलने की विधि यानी सैलो फ्राई, जैसे आप लोगों का जो सैलो फ्राई में क्या होता है, हाफ तेल डालकर जो हम फ्राई करते हैं। फिर क्या है आपका, तीसरा है तलने की शुष्क विधि यानी ड्राई फ्राई। और चौथा है आपका न्यूनतम चिकनाई में तलना, जैसे आप लोगों का पराठा वगैरह बनता है तो क्या है, न्यूनतम चिकनाई विधि से जो बनता है। तो ये देखिए आप जिस तरह से इस बुक में दिया है, जिस तरह से हमने लिया है, आप उसी तरह से कॉलम बनाकर सारे विधियों को एक जगह आप लिख लेंगे। अगला देखिए पांचवा क्या है, माइक्रोवेव द्वारा, तो उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय किरणों के माध्यम से पकाना। तो देखिए उच्च आवृत्ति मतलब जो माइक्रोवेव में क्या होता है, हम टेम्परेचर मेंटेन करके जो उसको बनाते हैं, उसको पकाते हैं। फिर क्या, इंडक्शन कुकिंग विधि द्वारा। इंडक्शन मतलब आपके घर में भी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूज होता है, जिसपे हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। फिर सौर ऊर्जा द्वारा, तो सूर्य की किरणों के माध्यम से भी हम पकाते हैं। सोलर पैनल का यूज करके, सोलर कुकर का यूज करके क्या करते हैं, हम जो है खाना को पकाते। तो अब देखिए ये क्या है, आपके जो है मतलब 7 तरह की जो है विधियां होगी भोजन पकाने की। अब आइए हम एक एक विधि को हम समझते हैं। तो देखिए जल द्वारा पकाना, तो जल द्वारा पकाने में पहला क्या होगा आपका, तो उबालना। ठीक है, उबालना में क्या है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है। उबलते जल में भोज्य पदार्थ या नमक डाल देने से उबालने का तापक्रम बढ़ जाता है, अर्थात अधिक ताप देने पर ही पानी में अब उबाल आ पाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो 100 डिग्री पर उबलता है। और जब हम उबलते हुए पानी में कोई भोज्य पदार्थ डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, तो क्या करते हैं, जो पानी का तब तापक्रम क्या होता है, बढ़ने लगता है, और वो भोजन क्या उबल कर क्या होता है, पक जाता है। इस जल में जाल नहीं होगा, इस जल में डूबा हुआ भोज्य पदार्थ भी इसमें उबलने की क्रिया से नरम हो जाता है, और वो क्या है, सुपाच्य हो जाता है। यानी भोजन को पकाने भोजन जो होता है जल द्वारा जो पका हुआ भोजन नरम होने के कारण क्या होता है, वो सुपाच्य यानी आसानी से जो है पचने योग्य हो जाता है। दूसरा क्या है, खदकना। खदकना में क्या होता है, तो देखिए कभी कभी पकाने की क्रिया में उबालने की अपेक्षा
अपेक्षा कुछ तापक्रम कम हो गया पर, ठीक है। तापक्रम कम देकर भोजन पकाया जाता है। देकर होगा, देकर भोजन पकाया जाता है। पानी का तापमान उबालने के ताप से कम होने के कारण पानी के बुलबुले ऊपर की सतह पहुँचते पहुँचते क्या होते, फूट जाते। इस क्रिया को हम खदकना कहते हैं। इस विधि में अधिक समय लगता है। जैसे खदकना जो है क्या है, हम ना अंडा जो उबालते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या खदकने विधि के द्वारा ही क्या करते हैं, हम उबालते हैं। अगला देखिए दूसरा हमारा क्या है, भोजन को भाप द्वारा पकाना। तो देखिए इस विधि द्वारा भोजन को उबलते हुए पानी से निकली भाप में पकाया जाता है। जैसे अभी देखिए होली बीता है, तो आप लोगों ने क्या किया, चावल का पापड़ जो बनाया होगा, तो क्या है, भाप विधि द्वारा पानी के कांटेक्ट में पानी से जो उष्मा बनती है उसी भाप से क्या करते हैं, हम भोज्य पदार्थ को पकाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, भोजन के भाप द्वारा पकाया हुआ विधि से बनाया जाता है। ठीक है। बर्तन के निचले भाग में पानी रहता है जिसे उबालने पर भाप बनती है। इसी भाप में पकने वाले भोजन को व्यवस्थित करके रखा जाता है। भाप से उष्मा निकालकर भोजन तक स्थानांतरित होता है। देखिए जैसे आपका इडली हो गया, ठीक है, आपका मोमोज हो गया, सब क्या है, सब आपका स्टीमिंग भाप विधि द्वारा जो है बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा आपका क्या है, वायु शुष्क या शुष्क ताप विधि द्वारा। तो देखिए इस विधि में भोजन के चारों तरफ कोई माध्यम नहीं होता, अर्थात हवा गर्म लेकर उष्मा वस्तु को दे तो इस विधि द्वारा पका भोजन भुना हुआ कहलाता है। इसमें भोजन सीधे आग पर रखा जाता है या गर्म राख या रेत पर रखा जाता है। जैसे चपाती आग पर रखकर जो है पकाई जाती है। बिस्किट हुआ, डबल रोटी हुआ, केक हुआ, तंदूरी या भट्टी की गर्म हवाओं से पकाया जाता है। ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग घर पर क्या बाटी चोखा लगाते हैं ना, तो बाटी चोखा लगाते हैं तो क्या बाटी जो है सीधे क्या और आग के कांटेक्ट में जा रहा है, उसी को हम क्या है आग वायु द्वारा जो है या शुष्क ताप विधि द्वारा जो है बनाते। बिस्किट होगा, डबल रोटी हुआ, ये सब जो है सब आपका डबल रोटी भी क्या होता है अवन में बनाया जाता है, तो भी गर्म भट्टी पर रखकर हाँ ही हम बनाते हैं ना। चौथा विधि क्या है आपका वसा द्वारा। वसा द्वारा देखिए क्या है, विभिन्न भोज्य पदार्थों को वसा या चिकनाई का प्रयोग करके स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। वसा के प्रयोग से भोज्य को निम्नलिखित विधियों द्वारा पकाया जाता है। जैसे गहरा तलने की विधि, वही हमने बताया, जैसे पूड़ी हुआ, कचौड़ी हुआ, ये क्या गहरा डीप फ्राई हम विधि से बनाते हैं। उथला तलने की विधि, उथला तलने की विधि में आपका क्या हो गया, जैसे सैलो फ्राई करते हैं ना, आधा मतलब डीप फ्राई वो नहीं रहेगा, कम तेल में बनाना। और तलने की शुष्क विधि, ठीक है, जिसको शुष्क विधि मतलब जो अप्पे वगैरह जो बनता है वो क्या कम तेल में जो बनता है, तो वो क्या तलने की शुष्क विधि में आएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे उसमें देखिए हमने एक और मतलब माइक्रोवेव में पकाना ये भी बताए थे, इंडक्शन पर पकाना ये भी बताए हैं, और क्या सोलर कुकर के द्वारा। तो सोलर कुकर को हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सोलर कुकर को पानी चावल कुकर में क्या करते हैं, चावल और पानी डालकर रख देते हैं, और वो क्या है सूर्य के प्रकाश से जो है भोजन पकता है। तो वो हमारा क्या सोलर कुकर की विधि द्वारा हो गया। ठीक है। तो ये आपको जैसे हमने लिखा आपको उसी तरह से आपको उसी तरह से आपको लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, भोजन पकाने के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यानी भोजन जो है हम क्यों पकाते हैं। तो देखिए भोजन पकाने के निम्नलिखित उद्देश्य, पहला क्या, भोज्य पदार्थों को सुपाच्य एवं नरम बनाना। भोज्य पदार्थों को मैंने जो हम खाने वाले भोज्य पदार्थ हमारे हैं उसको क्या है कैसे हम सुपाच्य बना सकते, कैसे नरम बनाते, इस उद्देश्य से क्या करते हम भोजन को पकाते थे। देखिए कुछ भोज्य पदार्थ अपनी संरचना में जटिल होते हैं और कच्ची अवस्था में ठीक पच नहीं पाए, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूं, मांस, मछली, आलू। अगर इनको हम कच्चा खाएंगे तो ये क्या इनका डाइजेशन जो है आसानी से हमारे स्टमक में नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें क्या है पकाने की क्रिया से इनको हम नरम करते हैं। और जो स्टार्च युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो पानी सोख कर क्या करते हैं, फूल जाते हैं, और जो कि भोजन को पचाने में जो है मतलब सहायक होते हैं। देखिए पकाने की प्रक्रिया से भोज्य पदार्थ विशेष रूप से स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थों के यहाँ पर कम पानी सोख लेते हैं और फूलकर फट जाते हैं, जिससे ये आसानी से पचने योग्य हो जाते हैं। ठीक है। आलू जैसे हम कच्चा खाएंगे तो वो नहीं होगा ना, लेकिन हाँ उसको हम क्या करते हैं बॉयल करके या पका कर खाते हैं। ठीक है।
अगला पॉइंट है हमारा भोजन को आकर्षक व स्वादिष्ट बनाना। पकाने से भोज्य पदार्थ अधिक आकर्षक व स्वादिष्ट हो जाते हैं। भोजन का रंग रूप आकार अच्छा हो जाता है, स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, विशेष प्रकार की क्या होती है सुगंध आने लगती है। अगर भोजन को हम अच्छे से पकाएं नहीं तो उसमें वो देखने में भी आकर्षक नहीं रहेगा और उसमें क्या होगा अपना कच्चापन जो है स्मेल लिया रहेगा। इसलिए भोजन को हम इसलिए पकाते हैं ताकि उसकी जो दुर्गंध हो वो स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सुगंध आए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, भोजन में उपस्थित रोगाणु नष्ट करना। यानी भोजन को पकाने से उसमें उपस्थित रोगाणु अधिक ताप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भोजन रोगाणु मुक्त हो जाता है। पकाया गया भोजन कुछ दिन तक भी हम क्या कर सकते हैं सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं भोजन को पकाते हैं। भोजन में विभिन्नता उत्पन्न करना। भोजन पकाने से एक ही भोज्य पदार्थ की विभिन्न रूपों में व्यंजन बनाकर परोसा जा सकता है। भोज्य पदार्थ में विभिन्नता लाने से खाने वालों में भोजन के प्रति क्या होती है रुचि जागृति होती है। जैसे चावल को हम चावल के रूप में भी बना सकते हैं। चावल में दूध मिला देंगे तो खीर बन गया, चावल में दाल मिला दिए तो खिचड़ी बन गया। तो क्या हुआ विभिन्न रूप हो गया ना स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या पोषक मूल्य में वृद्धि करना। पोषक मूल्य में वृद्धि करना, पकाने की क्रिया से भोज्य पदार्थों में पोषक मूल्य में भी वृद्धि होती है। दो या दो से अधिक भोज्य पदार्थ मिलाकर पकाए जाने से आहार का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। जैसे दाल चावल, ठीक है, दाल चावल एक में मिला दिए तो खिचड़ी बन गया तो अच्छा लगेगा। दूध चावल जो है ऐसे दूध चावल जनरली खाएंगे उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब दूध चावल हम पका करके जब खीर बना खाएंगे वो अच्छा लगेगा। गेहूं और चना जो है मिक्स करके बनाते हैं वो अच्छा लगता है। यही है, तो पोषक तत्व का क्या होता है मूल्य जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, छठा उद्देश्य क्या है, स्वाद बढ़ाना। ठीक है, तो अनेकों खाद्य पदार्थ कच्चे रूप में उतने स्वादिष्ट नहीं लगते जितने पकाने के बाद। पकाने की क्रिया में वसा मसाले आदि का प्रयोग से भोज्य पदार्थ का क्या होता है स्वाद बढ़ जाता है। फिर क्या सातवां क्या, दुर्गंध दूर करना। ठीक है, तो कुछ भोज्य पदार्थों में कच्चे रूप में अच्छी नहीं लगती है, दुर्गंध पाक क्रिया द्वारा दूर हो जाती है। जैसे प्याज और शलजम। ठीक है, प्याज और शलजम का क्या होता है बहुत लोगों को जो है स्मेल पसंद नहीं आती, लेकिन जैसे ही उसको हम पका देते हैं तो उसकी स्मेल क्या होती है खत्म हो जाती है। आठवां आपका हो सकता है कि भोजन को हम संरक्षित रखते हैं। संरक्षित रखने के लिए भी क्या करते हैं हम भोजन को पकाते हैं। ठीक है, लंबे समय तक 7-8 दिन तक अगर भोजन को रखना है, कोई चीज़ हम बना कर रखते हैं फ्रीजिंग करते हैं तो वो क्या है मतलब भोजन को पकाने के लिए। अब आइए देखिए 2025 में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का कि जल के कार्य स्रोत और व शरीर में दैनिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। इसके पहले भी जो 2 क्वेश्चन गया स्टूडेंट वो 2024 के लॉन्ग क्वेश्चन थे। ये देखिए 2025 के लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं कि जल के कार्य बताना है, स्रोत बताना है और शरीर में दैनिक आवश्यकता का वर्णन करना। तो देखिए जल के क्या है निम्नलिखित कार्य है। देखिए हम आपको देखिए बता रहे हैं कि इसके पहले जो दो क्लास हम दिए थे वो उसमें गलती से क्या 3rd सेमेस्टर पेपर का नाम लिख गया, जबकि उसके कुछ क्वेश्चन जो है आपके 1st सेमेस्टर में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे गर्भकालीन विषाक्तता मैंने बताया, गर्भकालीन अवस्था क्या होता है इसमें हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो विषाक्तता वाला जो वीडियो है वो कल का क्लास जो हमने लिया उसमें हमने दिया है ना, तो उसको आप लोग थोड़ा सा जाकर देख लीजिएगा। ठीक, फिर क्या है शरीर निर्माण कार्य। तो पहला कार्य क्या है जल का, शरीर निर्माणक कार्य, यानी जल जो है शरीर के निर्माण में कार्य करता है। देखिए जल शरीर में विभिन्न अंगों और द्रव की रचना में भाग लेता है। जल शरीर की प्रत्येक कोशिका के निर्माण में सहायता करता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका और ऊतकों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जैसे मस्तिष्क और यकृत में जल की क्या होती है अधिक मात्रा होती है, जबकि दांत और ऊतकों और अस्थियों में क्या होती है जल की मात्रा जो है कम होती है। मस्तिष्क क्या होता है फ्लूइड में, हमारा ब्रेन क्या होता है तैरता रहता है ना, तो इसलिए क्या है वहाँ पर, और लीवर में भी क्या होता है, लीवर में भी जल जो है प्रचुर मात्रा में होती है। तो लीवर और जो है मस्तिष्क में जल जो है अधिक मात्रा में होती है, जबकि दांत ऊतक और जो अस्थियाँ होती हैं वहाँ क्या होती है जल की मात्रा जो है कम होती है, लेकिन जल जो है निर्माणक कार्य में सहायक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है वस्तुओं को घुलनशील बनाने में। अगला कार्य क्या है वस्तुओं को घुलनशील बनाने में। जल एक अच्छा घोलक है जिसमें प्रायः सभी वस्तुएं घुल जाती है। पोषक तत्वों को कोशिकाओं में पहुंचाने के योग्य बनाने के लिए पाचन क्रिया की जरूरत होती है। पाचन क्रिया में भी जल जो है क्या होता है सहायक होता है।
अगला हमारा क्या है, ताप नियंत्रक के रूप में। जल शरीर में ताप नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। जल द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों में संबंध रहता है। जल का संवहन एक अंग से दूसरे अंग में रहता है। इस तरह पूरे शरीर में त्वचा का तापक्रम जो है नियामक रखता है। तो जल क्या करता है, ताप को नियंत्रित करने में भी क्या होता है, अहम भूमिका निभाता है। चौथा कार्य क्या है, पोषक तत्वों का हस्तांतरण जो है क्या है, जल शरीर के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी करता है, जैसे अवशोषण किए हुए ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ठीक है। पांचवा हमारा क्या है, जल के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में। जल शरीर में उत्पन्न हुई बेकार पदार्थों को अधिकांश मात्रा में अपने में यहाँ पर घोल होगा, ठीक है, घोल लेता है, उन्हें उत्सर्जन अंग तक पहुंचा देता है, जहां से यह शरीर से आसानी से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अगला कार्य क्या है, शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा। विभिन्न नाजुक अंग एक थैली में बंद रहते हैं। इस थैली में द्रव भरा रहता है। यह द्रव बाहरी झटकों और आघातों से अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे हृदय और मस्तिष्क के चारों ओर उपस्थित क्या होते हैं, द्रव होते हैं। हमने आपको बताया ना भी कि जो ब्रेन होता है हमारा क्या है, एक फ्लूइड में तैरता रहता है। हृदय क्या होता है, हृदय भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, जिसमें क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है जो कि जल से संरक्षित रहता है। ठीक है। स्नेहक के रूप में कार्य। जल संधियां और आंतरिक अंगों के लिए स्नेहक का भी कार्य करता है। संधि तथा शरीर के आंतरिक अंग जल से घिरे रहते हैं। जल इनको क्या होता है, जल इनको बना लीजिए, मतलब नमी बनाए रखता है। इस कार्य के कारण रक्तवाहिनियां और कोशिकाओं के बीच क्या होता है, आगमन जो है सुगमता से होता रहता है। तो ये देखिए 7 आपके कार्य हो गए। अब देखिए जल प्राप्ति के साधन क्या क्या है। तो जल प्राप्ति के साधन जो है आपके मतलब 3 होते हैं। पहला क्या है, पेय जल के रूप में। दूसरा क्या है, भोज्य पदार्थ में उपस्थित जल। तीसरा क्या, ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त जल। तो देखिए पेय पदार्थों के रूप में क्या होता है, तो पेय पदार्थों में जैसे पेय पदार्थ के रूप में जल की काफ़ी मात्रा ली जाती है। यह पेय जल चाय, कॉफ़ी, शरबत, जलजीरा, सूप आदि के रूप में लिया जाता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन में कितना 4 लीटर तक पानी क्या होता है, ग्रहण करता है। तो देखिए दैनिक प्रस्तावित मात्रा कितनी हो जी, एक व्यक्ति जो है एक दिन में कितना जल ग्रहण करता है, 4 लीटर। ठीक है। दूसरा क्या, भोज्य पदार्थों में उपस्थित जल। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में कुछ न कुछ जल की मात्रा उपस्थित होती है। वह भोज्य पदार्थ जो शुष्क कहलाते हैं वे भी जल युक्त होते हैं। एक दिन के औसतन आहार जिसमें दूध भी शामिल लगभग 1 लीटर जल होता है। यानी दूध जो हम पी रहे हैं उसमें भी क्या होता है, लगभग जो है 1 लीटर जो है पानी क्या होता है, शामिल होता है। तीसरा क्या, ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त जल। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के चयापचय में भी जल उत्पन्न होता है, जिसे चयापचयी जल कहा जाता है। इन पोषक तत्वों का जब तक ऊतक में ऑक्सीकरण होता है तो शरीर को ऊर्जा के साथ साथ जल की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जल के कार्य और जल प्राप्ति के क्या क्या मतलब स्रोत हैं, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या क्या कार्य होते हैं स्टूडेंट, ये सब हम आप लोगों को इसमें बता दिए। तो आप लोग ये जो है तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। ये 2025 में आया था, 26 में भी आने की संभावना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये तो अभी हम आप लोगों को पढ़ा दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों को समझाइए। ठीक है। विकासात्मक कार्य क्या होते हैं, ये हम प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व कराए हैं स्टूडेंट। ठीक है। इसी वीडियो में हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का भी लिंक दे देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। विकासात्मक कार्यों से तात्पर्य उन कार्यों से है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं तथा इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप व्यक्ति की प्रसन्नता अनुभव होती है एवं विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में भी सफलता मिलती है। कुछ विकासात्मक कार्य ऐसे होते हैं जो कि शरीर परिपक्वता के आधार पर उत्पन्न होते हैं, जैसे चलना सीखना, जबकि
कुछ विकासात्मक कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के आधार पर उत्पन्न होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना आदि। ठीक है, तो ये आपके क्या विकासात्मक कार्य के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ विकासात्मक कार्य व्यक्ति के मूल्य तथा आकांक्षाओं के आधार पर उत्पन्न होते हैं, जैसे किसी विशेष व्यवसाय और उद्योग के लिए क्या है, तैयारी करना। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी भाषा में जो है थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा कर लिख सकते हैं, जैसे चलना सीखना, बोलना सीखना, ये सब आप बता सकते हैं। लिखना, पढ़ना, इसको सब विस्तार से आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, चित्र के माध्यम से हृदय परिसंचरण तंत्र की का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको डायग्राम बनाना है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। तो आप लोगों के पास बुक होगा तो या सीरीज होगा तो उसमें हृदय का जो है परिसंचरण तंत्र दिया होगा, तो आप उसको बना लीजिएगा। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़े हैं तो हमने डायग्राम भी बनाया, तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। कोशिका का डायग्राम, ठीक है, आपका हृदय परिसंचरण तंत्र का डायग्राम, और श्वसन तंत्र का डायग्राम, और पाचन तंत्र का डायग्राम, ये मतलब 4-5 जो डायग्राम है उसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गर्भकालीन विकास की व्याख्या कीजिए, इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। तो देखिए, गर्भावस्था किसी भी स्त्री के जीवन में आने वाली वह अवस्था है जब तक वह अपने शरीर के माध्यम से एक नए जीव का सृजन एवं पोषण करती है। स्त्री पुरुष प्रजनन कोशिकाओं के अंडाणु शुक्राणु के परस्पर सहयोग के क्रिया गर्भाधान के समय से आरंभ होकर यह अवस्था सामान्यतः 90 चंद्रमास या 9 महीने या 280 दिन की होती है। जो गर्भावस्था होती है वो कितने दिन की होती है, तो याद रखिएगा कि 280 दिन की होती है, या 90 चंद्रमास, या फिर 9 महीने। ठीक है, आप देखिए कारमाइकल ने जो है इसकी परिभाषा दी थी। तो गर्भावस्था का समय 9 माह होगा, या मार्च गलती हो गया, 9 माह या चंद्र 10 माह या 280 दिन तक चलता है। यद्यपि यह समय बहुत लंबा होता है, किंतु यह न्यूनतम 180 से अधिकतम 344 दिन का होता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, गर्भकालीन विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। गर्भकालीन विकास की या गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती है, तो याद रखिएगा कि 3 अवस्थाएं होती है। पहला क्या है आपका डिंबावस्था, दूसरा है बीजावस्था, तीसरा क्या है गर्भ से शिशु की अवस्था। तो देखिए, डिंबा या बीजावस्था क्या होता है, जिस दिन शुक्राणु और अंडाणु होगा, ठीक है, यहाँ पर अंडाणु बना लीजिए, अंडाणु के संभोग से गर्भ की स्थिति होती है, तब से लेकर दूसरे सप्ताह तक बीजावस्था होती है, यानी 14 दिन की अवस्था को जो है हम डिंबावस्था या बीजावस्था कहते हैं। दूसरा क्या है भ्रूणावस्था, इस अवस्था में भ्रूण बन जाता है। ठीक है, भ्रूण दूसरे सप्ताह से लेकर आगे की 6 सप्ताह तक जो है चलता रहता है। इस अवस्था में बीजावस्था क्या होता है, बीजावस्था से क्या होता है, वो भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण जो होता है वो दूसरे सप्ताह से लेकर क्या है 6 सप्ताह तक जो चलती रहती है। अब देखिए तीसरा क्या, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था में क्या है, यह अवस्था दूसरे माह के अंत से लेकर शिशु के जन्म तक चलती रहती है। इस अवस्था का विचलन 18 से 40 सप्ताह तक क्या होता है, हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखिए गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो माँ का आहार, माँ का स्वास्थ्य, माँ का मद्यपान या धूम्रपान की आदतें, माँ का संवेगात्मक अनुभूतियाँ, माता पिता की उम्र, जन्म का महीना, दवाओं का प्रभाव, और एक्सरे और रेडियो। देखिए माँ का आहार हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं कि जो माँ का आहार होना चाहिए तो वो क्या पोषक तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए। अगर माँ जो है समय से अपने खान पान को नहीं कर पा रही है, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण नहीं ले रही है, तो इससे क्या होगा, गर्भावस्था पर जो है प्रभाव पड़ेगा और बच्चे का जो है विकास क्या हो सकता है, बाधित हो सकता है। दूसरा क्या है, माँ का स्वास्थ्य। माँ के स्वास्थ्य में आप क्या लिख सकते हैं कि माँ का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर निर्भर करता है। अगर माँ अनहेल्दी रहेगी या माँ हमेशा बीमार रहेगी तो बच्चे का जो है स्वास्थ्य भी गिरा हुआ रहेगा और बच्चे का जो है विकास जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। तीसरे पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, माँ का मद्यपान या धूम्रपान की आदतें में क्या, जो माँ जैसे मद्यपान या धूम्रपान करती हैं तो उनके बच्चे का जो है विकास क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। उनका जो मानसिक विकास होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए माँ को जो है धूम्रपान नहीं करना चाहिए। माँ की संवेगात्मक अनुभूतियों का मतलब क्या हुआ कि माँ की जो संवेग हो, मतलब माँ जो है हमेशा क्या हो, प्रेगनेंसी के दौरान या गर्भावस्था के दौरान क्या होनी चाहिए, उसको मतलब खुशी होना चाहिए,
मतलब खुश वातावरण में रहना चाहिए, अच्छे अच्छे किताबों को पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे चीज़ों को सुनना चाहिए, इस तरह से। तो जितना अगर उसका पॉजिटिव संवेग रहेगा उतना ही बच्चा क्या होगा, सकारात्मक विचारों वाला होगा। माता पिता का उम्र भी क्या होता है, गर्भावस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मतलब माता का उम्र जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 25 से 30 या 35 तक के बीच में जो है, मतलब माँ बन जाना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है, जैसे 40 साल के बाद अगर कोई लेडी माँ बनती है, तो वहाँ पर क्या होता है, गर्भपात होने के जो है डर चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं पे क्या है, आपका माने 25 से लेकर 35 साल की उम्र में जो भी माँ बनती है, उनके बच्चे का जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास जो है अच्छे से होता है। जन्म का महीने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि जैसे जन्म का महीना नहीं, 9 महीने पर ही बच्चे का जन्म हो। अगर जब बच्चे का जन्म अगर 6ठे महीने या 7वें महीने में हो जाता है या 8वें महीने में, तो वो प्रियो मैच्योर बेबी कहलाएगा। और उससे क्या हो सकता है, कभी कभी क्या है, समय जन्म से पहले अगर बच्चे का जन्म हो जाता है, तब क्या होता है, वो बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता है, या यूँ कह सकते हैं उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दवाओं का प्रभाव, अगर कोई माँ जो है मतलब प्रेगनेंसी के दौरान गंभीर बीमारी से मतलब पीड़ित है, तो उन दवाओं का असर भी क्या होता है, गर्भावस्था पर पड़ सकता है, और जिससे क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। एक्सरे और एक्सरे भी बार एक्सरे कराना भी क्या होता है, गर्भावस्था में गर्भ में पल रहे शिशु पर जो है अपना प्रभाव डालता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके जो है 2024 के 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 25 के चारों लॉन्ग क्वेश्चन को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। जैसे आपको जो बताया आप उसको करिए, और जो है फिर शाम तक आप लोगों को एक वीडियो और हम आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, घबराइए मत, 12 मार्च को पेपर है ना, तो आप लोगों का 2025 का जो है पूरा पेपर हम सॉल्व करा देंगे। और 2022-23 का पेपर तो पहले से हम सॉल्व कराए हुए हैं स्टूडेंट, उसको सिर्फ आप लोग को जाकर देखना है। तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक हम डाल देंगे, आप लोग उससे जाकर वहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा। देखिए, ये आज आपका पहला मॉडल पेपर है। इसके पहले हमने बाई मिस्टेक से जो है वहाँ पर क्या है, 3rd सेमेस्टर का जो है मतलब क्लास आप लोगों को दे दिया है, तो उससे कुछ क्वेश्चन आपके 1st सेमेस्टर में आ सकते हैं, तो उसको आप लोग जो है मतलब कंटिन्यू कर लीजिएगा। और आज ये आपका पहला मॉडल पेपर है, और शाम को जो है शॉर्ट क्वेश्चन इन सेक्शन बी जो है आप लोगों को हम दे देंगे। देखिए, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं स्टूडेंट, इसको भी ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को जो है मतलब 3 सेक्शन में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए जो रहेगा आपका, सेक्शन ए में जो है 5 क्वेश्चन रहते हैं, और सेक्शन बी में जो है आप लोगों के 8 क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन सी में आप लोगों के 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें तो 5 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना है, मतलब सेक्शन ए को आपको कंप्लीट करना है। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन दिया है तो 5 क्वेश्चन करेंगे, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिया है तो आप लोगों को क्या 2 क्वेश्चन करना है। सेक्शन सी जो है आप लोगों का 20 नंबर का रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करिए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप लोग जरूर इसको बताइएगा, और प्लीज़ जैसे हम आपको बताएं आप लोग उसी तरह से अपना मतलब पेपर जो है सॉल्व करिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब आने के चांसेस है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों में आ सकते हैं। तो इसको वीडियो को बहुत गंभीरता से देखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।